होना चाहिए। अगर आपने अगर यूडीआईएन नंबर नहीं करवाया तो आने वाले समय में नहीं सर, इसको कोई वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते सर इंस्टीट्यूट आईसीआई की साइट पे। सर ये उनका पर्सनल नंबर है सर, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं सर। इसको किसी भी यूडीआईएन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं, उसने सीए ने सर्टिफाइड कर दिया है ना, इट्स सफिशिएंट सर। आप अपने सीए से सर्टिफाइड कराना है, कोई वो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसके उस नंबर पे इतना विश्वास कर लीजिए। जैसे उसका एफआरएन नंबर है ना, तो यूडीआईएन उसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सर। अब आजकल ये गवर्नमेंट, क्योंकि क्योंकि इसके बाद ये आपकी जो बैलेंस शीट है ना इनकम टैक्स में जाएगी, वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे, हाँ सर, केवल इसको सीए ही कर सकता है सर, इसको सीए को ही मान्यता है, क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट को वो करेगा तो सीए ही सर्टिफाइड करता है। सीए सर्टिफाइड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनके इंस्टीट्यूट से वो अपने मोबाइल से या मेल करके कैसे भी वो वहां भेजते हैं, और वहां से यूडीआईएन नंबर सर विद इन, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है सर, ये विद इन 5 मिनट से पहले ही यूडीआईएन नंबर वहां से जनरेट होके आ जाता है, और सीए साहब आपकी बैलेंस शीट पर उसको टाइप करके अपनी सील स्टैंप करके दे देते हैं सर। ये इसीलिए तो आप देखिए कुछ साथी होंगे, मैं किसी का, देखिए मेरी बात को कोई पर्सनल ना ले, अपने उस पर ना ले, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। पहले क्या करते थे कुछ साथी सीए के पास गए, सर मैं यादव जी सर मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ सर, माफी चाहता हूँ क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल लीजिए। नहीं क्योंकि ऐसा है ना, आप वो सेशन है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और ले रहा हूँ सर। देखिए कुछ साथी, हाँ कुछ साथी जाते थे सीए के पास कि सर मेरे को ना बैलेंस शीट बनवानी है, मेरे को 10-20 लाख रुपए की बैलेंस शीट कर दो। और वो कहता था हाँ हो जाएगी, कितने पैसे लगेंगे सर ये बता दीजिए। उससे भी जैसे भी साठ गांठ करके कर देती थी सर। आज आप किसी भी सीए के पास जाएंगे ना और आप उससे कहेंगे तो वो पहले पूछेगा आपके बैंक में कितना पैसा आया है, आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। देखिए जो लोग स्कूल और कॉलेज वगैरह चला रहे हैं वो तो अपने फीस को क्योंकि एडजस्ट करके कुछ वो कर सकते हैं, बाकी कोई साथी भाई के इतना वो नहीं कर सकते कि भाई हम किसी को अपनी इतनी बड़ी बैलेंस शीट बनाए। सर आजकल वो बैंक में आपकी वो ट्रांजैक्शन वो देखेगा, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट उससे इंस्टीट्यूट में जाएगी 10 लाख या 20 लाख। कल को अगर उसके ऊपर कोई फॉल्स हो गई, क्योंकि सर आजकल चेक क्रॉस चेक होती है, जो आपका पैन नंबर है ना सर, वो पैन नंबर और बैंक से जो लिंकेज है, वो बैंक में भी आपका पैन नंबर है, इनकम टैक्स के पास भी पैन नंबर है, तो इनकम टैक्स वाले आपकी उसमें से कुछ उसको चेक करते हैं कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए का या डोनेशन या इसमें इतनी ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, और खैर कोई अब सीए इस काम को नहीं कर रहे, मगर अपनी बैलेंस शीट पे ना देखे अपने काम पर देखें। अब वो आ जाती है बैलेंस शीट कैसे बढ़ेगी सर, बैलेंस शीट बढ़ेगी आपके काम से, आपके डोनेशन से। अब वो कल वाली बात के सर आप काम करिए, डोनेशन लीजिए, समाज से लीजिए, कंपनी से लीजिए। अगर आप कंपनियों से या गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में केस सीरीज चल रही है सर, केस सीरीज में अगर आपको वीडियो में क्या कहते हैं आप क्लास नहीं ले सके, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे यादव जी सुबह डाल देते हैं, उसको थोड़ा पढ़िए। अब बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, उसको ना स्किप करके आगे आगे देखते रहते हैं क्या क्या। देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। मानता हूँ 1 घंटे की वीडियो होगी, आप 1 घंटे फेसबुक पे भी तो लगे रहते हैं, आप पूरा दिन अपने इंस्टाग्राम को उसमें अपने फॉलोअर्स देखते रहते हैं, उसमें रील्स देखते रहते हैं, कभी किसी हीरो की, हीरोइन की, कभी किसी की पर्सनल दोस्तों पे चैटिंग करते रहते हैं। तो सर थोड़ा सा समय आप अपने संस्था के लिए भी निकालिए, संस्था देखिए, और आप जो यादव जी बता रहे हैं या हम महासंघ के द्वारा बताया जा रहा है उसको समझिए सर। उस पर थोड़ा ये नहीं है कि यहाँ सुना और सुबह भूल गए। साथियों बहुत मुश्किल से बहुत जानकारी करके पूरे दिन स्टडी करनी पड़ती है भाई, आज लोगों को बताना है कैसे कैसे एक नई चीज बताई जाए, कैसे लोगों को अवेयर करा जाए, मगर आपकी तरफ से कुछ पॉइंट ही नहीं आते, आपकी तरफ से कोई ये नहीं आता कि सर हमें ये चीज और जानकारी चाहिए, हमें ये चीज पर और कैसे। देखिए आज 26 हो गई, 4 दिन बचने हैं आपके पास, 4 दिन के बाद ये केस सीरीज की जो पहली का वो है चरण है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को और 4 दिन में क्या क्या हम सिखा सकते हैं सर, आप लोग बताएं हमें,
और कौन सा टॉपिक, कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को, अभी बहुत टॉपिक रह गए। अब हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ आए, आप लोग हमें बताएं। अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ कि साथियों को सबसे पहले हम अपने पेपर्स को तैयार करें और उसमें देखें यूडीआईएन नंबर। मैं यूडीआईएन नंबर पे बार बार फोकस इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो 18 नंबर का जो यूडीआईएन नंबर है, अगर आपने नहीं करवाया और आपकी बैलेंस शीट पे नहीं हुआ, तो सर आपका ना एटीजी 12A को परमानेंट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपना यूडीआईएन नंबर को चेक करें, यूडीआईएन नंबर को डलवाएं। और भी कोई अगर इस संबंध में कोई जानकारी हो तो अब यादव जी जो आपको अभी आज का डोनेशन रिसीव का करें, उसके बाद जो सेशन किसी के क्वेश्चन आंसर होंगे मैं जरूर लूंगा, जरूर आप लोगों को करूंगा। और फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग फंडिंग शुरू करें सर, क्योंकि लोग दे रहे हैं सर फंडिंग, मेरा कैंपेन चल रहा है तो मैं चाहता हूं आप लोग भी करें। क्योंकि सर मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि अब कुछ लोग कहेंगे भाई आपको यादव जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर यादव जी आपको भी सपोर्ट करेंगे, आप करिए तो सही ना। अगर कुछ साथी आप लोग काम करिए, हम आपकी सपोर्ट के लिए कल भी तैयार थे, आज भी महासंघ आपके साथ चलने को तैयार है सर, मगर एक कदम पहले आपको चलना पड़ेगा। अब आप सोचे हम महासंघ के पीछे चलेंगे, नहीं सर, महासंघ आपको वही तो देगा, आप पहले जानना चाहेंगे तभी तो आपको करेंगे, आप महासंघ से पूछेंगे तभी। महासंघ आपको क्या पता कि आपको क्या जानकारी चाहिए। तो इसी बात को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आप अपना उसका डोनेशन रिसीट का करें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी गई यूडीआई नंबर के रिगार्डिंग भी सभी लोगों को। आई थिंक सो मेरी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर सभी लोगों तक। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार एक पोल आप लोगों से लेना चाहूँगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फाउंड देयर केसबुक सीरीज यूजफुल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो केसबुक सीरीज़ है वो आपकी संस्था के लिए फ़ायदेमंद रही? जिनको लगता है वो येस पे क्लिक करें, और जिनको लगता है नहीं वो नो पर क्लिक कर दें। दूसरा प्रश्न है कि कितनी संस्थाओं ने अपनी बैलेंस शीट में यूडीआईएन को चेक किया। कल हमने सीखा था, जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। सर आपकी स्क्रीन पर पोल हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ना लिखें, आपकी स्क्रीन पर पोल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर पोल आ रहे हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 59 में से अभी तक 33 पार्टिसिपेंट एक्टिवेट हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या आपको ये केसबुक की जो सीरीज़ है हमारी वो यूज़फुल लगी, और दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि कितने एनजीओ ओनर्स ने यूडीआईएन यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को अपनी बैलेंस शीट पर ऑब्जर्व किया है। कल हमने सिखाया था, आज आपको ऑब्जर्व करना था, बल्कि कल आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था। सर कमेंट बॉक्स में मत डालिए प्लीज़, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कुछ लोगों की स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा होगा, मैं उसका कारण स्पष्ट कर देता हूं। आप अपने जूम ऐप को जो है अपडेट कर लीजिएगा। आपका जूम ऐप जो है अपडेटेड नहीं है, शायद इसलिए आपके पास जो है प्रश्न नहीं आ पाता है। आई थिंक सो पोल्स कंप्लीट हैं। पहला जो सवाल है, लगभग 51 पार्टिसिपेंट्स ने हमें रिप्लाई किया है। 60 में से 51 यानी कि 9 लोगों के पास पोल नहीं जा पा रहा है। मैं बिल्कुल उनसे निवेदन करूंगा कि आज मीटिंग ख़त्म होने के बाद अपने जूम ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद वापस इंस्टॉल कर लीजिएगा। जी सर, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपका जो जूम ऐप है वो अपडेटेड नहीं है।
उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। चलिए जी, हमारे पास 51 में से 49 पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि केसबुक सीरीज उनको यूजफुल लगी। 2 पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि यूजफुल नहीं रही। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि सर आप बिल्कुल क्विट हो जाइए, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि हम केसबुक सीरीज को और बेहतर बना सकें। यूजफुल, जब कोई क्लास, कोई चीज़ आपके लिए यूजफुल नहीं होती है तो उसके लिए बिल्कुल भी अपना समय ज़ाया मत कीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपके समय की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर केसबुक की सीरीज से आपकी संस्था को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप अपने समय को व्यर्थ ना करें। हमारा दूसरा प्रश्न था कि कितनी संस्थाओं ने अपनी बैलेंस शीट पर यूडीआईएन को ऑब्जर्व किया। 51 में से 33 पार्टिसिपेंट यानी कि 65% लोगों ने चेक किया है, 35% लोगों ने चेक अभी भी नहीं किया है। यकीन मानिए सर कि आप आने वाले समय में महासंघ के साथ लंबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इस सीरीज को डिज़ाइन करने का मुख्य जो कारण था वो यही था कि आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर दिया जाए विद इन दिस फर्स्ट मंथ ओनली, और आने वाले अब जो महीने रहेंगे उसमें आपको लगातार फंड रेजिंग करवाई जा सकें, क्राउड फंडिंग करवाई जा सकें, आपको डोनेशंस अचीव करवाए जा सकें, आपको पब्लिक फंड दिलवाया जा सके, आपको डिफरेंट ग्रांट एप्लीकेशंस करवाई जा सकें। तो यकीन मानिए कि अगर आप फेसबुक सीरीज के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं आप लॉस ही कर रहे हैं। आज की जो हमारी मीटिंग है जिसका टॉपिक दिया गया है डोनेशन स्लिप, मैं इस सीरीज की तरफ आगे बढ़ने से पहले, इसमें कोई भी जानकारी मैं अपनी साझा करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सवाल आपके सामने है, कितनी एनजीओस के पास उनकी डोनेशन स्लिप प्रिंटेड है और कितनों के पास नहीं है? जिनके पास है वो यस पे क्लिक कर दें, जिनके पास नहीं है वो नो पर क्लिक कर दें। अभी तक एक पार्टिसिपेंट ने हमें जवाब दिया है। लगता है सभी के पास नहीं आया है। मैं आपको दोबारा जो है स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, अपना अपना जवाब सबमिट कीजिएगा। यस, अब सभी के पास आ चुका है। क्वेश्चन आ गया सर, हाउ मेनी एनजीओज हैव देयर डोनेशन स्लिप। इस पर यस और नो पर क्लिक करना है आपको। सर जिनके पास शो नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया कि आपका वर्जन अपडेटेड नहीं होगा। अब 37 पार्टिसिपेंट्स, 40 पार्टिसिपेंट्स के जवाब आ चुके हैं। जिनके पास डोनेशन स्लिप अपनी हैं, जिन्होंने प्रिंट करवाई हुई हैं, वो यस पे क्लिक करें, और जिनके पास नहीं है वो नो पर क्लिक करें। सभी का ओपिनियन ज़रूरी है यहाँ पर। अभी तक 60 पार्टिसिपेंट्स में से ओनली 45 पार्टिसिपेंट्स ने अपना जवाब सबमिट किया है, 46 पार्टिसिपेंट्स ने। और मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। पच्चीस संस्थाएं यानी कि 53% के लगभग संस्थाओं के पास अपनी डोनेशन स्लिप हैं, और 47 यानी कि 47% संस्थाओं के पास डोनेशन स्लिप नहीं है। या तो उन्होंने बनवाई नहीं, या उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, या हो सकता है वो किसी और माध्यम पे काम कर रहे हो। तो तीनों ही संभावनाएं बनती हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी प्राप्त हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जिन लोगों के नहीं में जवाब आए हैं, जिन लोगों का जवाब है कि हाँ हमारे पास हैं, अगर उसको भी कैलकुलेट किया जाए तो लगभग रिजल्ट यही रहेगा। अप्रोक्सीमेट 50% एनजीओस के पास हैं, 50% एनजीओस के पास नहीं हैं। अब बात करते हैं कि डोनेशन स्लिप
क्यों बनाई जाती है, उसका यूज कहाँ किया जाता है, और कैसे एक डोनेशन स्लिप आपके डोनर को अट्रैक्ट करके एक रेगुलर डोनर में कन्वर्ट कर सकती है, अगर आपकी डोनेशन स्लिप में दम है तो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे पास किसी न किसी रूप में हमारी एक स्लिप होती है, डोनेशन स्लिप होती है, जिसको हम अपने डोनर्स के साथ शेयर करते हैं। और ये डोनेशन स्लिप कहीं ना कहीं काम आती है उस डोनर्स के पास, उसके रिकॉर्ड के लिए कि वो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है, या अन्य चीज़ों के लिए। जब भी संस्थाएं इस प्रकार का कोई वर्क करती हैं, कोई भी सोशल सेक्टर में कुछ भी नया काम करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस कार्य में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों को वो अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं या फिजिकल जो है डोनेशन प्रदान करते हैं, तो उनको वो स्लिप के माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको अवॉर्ड करें। एटलीस्ट एक हम अगर बात करते हैं कि रिकॉर्ड्स के रूप में कि भाई आप किसी को उसके ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप उसको जो है उसकी स्लिप जनरेट करते हैं कि भाई हाँ आपने ट्रांजैक्शन की है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, संस्था के अंदर डोनेशन स्लिप आती है। तो डोनेशन स्लिप बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे में आपके लिए कि आप अपनी डोनेशन स्लिप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाकर चलें। डोनेशन स्लिप को अट्रैक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे फीचर्स उसमें लोड किए जाते हैं, काफ़ी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब ये ध्यान रखने योग्य जो चीज़ें होती हैं वो क्या हैं, मैं सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता जाऊंगा अभी। चलिए जी, स्क्रीन आपके साथ बेहतरीन तरीके से शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल या परसों मेरी बात हुई थी किसी एनजीओ ओनर से, और वो मुझे बता रहे थे कि सर उनकी संस्था को लाइफ में फर्स्ट टाइम डोनेशन प्राप्त हुआ है, पहली बार। और उनकी बातों में, उनके बताने के तरीके से जो हमने रिसीव किया, मैंने जो पाया कि खुशी जो होती है कि हाँ चलिए एटलीस्ट पहला डोनेशन सही हमने पाया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी संस्था में जो है डोनेशन पाते हैं। कल पीसी की एक प्रॉब्लम चल रही थी, हमारे खुद के पीसी की, तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर्स अगर मुझे सुन पा रहा है या हमारे एनजीओ सेक्टर्स हमें सुन पा रहे हैं तो एक पीसी मुझे डोनेट कर दीजिएगा। मैं आज डोनेशन स्लिप की बात कर रहा हूं तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कल आज एक एनजीओ की तरफ से मुझे फ़ोन आया, और वो स्पेशली जो है कंप्यूटर्स में ही डील करते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो है ट्रेनिंग्स वगैरह। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं आपके पास जो है आप एड्रेस भिजवा दीजिए, मैं आपको पीसी कोरियर करवा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सिस्टम जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को गिफ्ट किया है उनकी ओर से। जैसे ही रिसीव होता है मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनकी जानकारी, और पूरा प्रयास रहेगा, उनकी तरफ से भी हमें कुछ प्रपोजल दिए गए हैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने की कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जैसे ही कोर टीम का इस पे अनुरोध आएगा, मैं एक बार कोर टीम से अनुरोध भी करूंगा आगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, और जैसे ही उनका गिफ्ट हमें प्राप्त होता है वैसे ही उनसे बात भी की जाएंगी, आप लोगों से रूबरू भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोर टीम की तरफ से हमें परमिशन मिली तो बिल्कुल आप लोगों को जो है अरेंज किए जाएंगे उनसे रिलेटेड कुछ वर्कशॉप, कुछ क्लासेस उनकी तरफ से आपको जो है अरेंज करवाई जाएंगी। तो डोनेशन स्लिप के अंदर जब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, मैं
आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर कर देता हूँ। आपकी जो डोनेशन स्लिप होती है, ध्यान दीजिएगा सभी, जस्ट नीचे, यस, ग्रेट, आई थिंक सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सर एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। हाँ, यस सर, यस यस। प्लीज़ सर, ये स्क्रीनशॉट के चक्कर में आप स्क्रीन पर निशान कर रहे हैं, प्लीज़ गलत बात है। मैं इस टाइप से आपको नहीं सिखा पाऊंगा, प्लीज़। स्क्रीनशॉट के चक्कर में पहले पड़ जाते हैं, ये बेवकूफ़ी वाला काम मत किया कीजिए प्लीज़। पहले जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसको सीखिए, और बीच में जो है आपकी वजह से जो है लाइनिंग्स आ जाएंगी, तो संस्थाएं उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगी बेहतरीन तरीके से। देखिए, यहाँ पर जो आपकी डोनेशन स्लिप होती है, उस डोनेशन स्लिप को कोशिश कीजिए कि आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ हो। पहली चीज, यानी कि जो आपके डोनेशन स्लिप का जो कट्टा रसीद भी बोलते हैं, आपको जो है कैशबुक भी बोलते हैं, तो उस कैशबुक में जो है आपकी जो स्लिप है वो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, और दोनों पार्ट्स में जो मैटर रहेगा वो सेम रहेगा लगभग, लेकिन कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ परिवर्तन रहते हैं दोनों स्लिप के अंदर। वो परिवर्तन क्या क्या है वो मैं आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपके पास लेफ्ट पार्ट है, सॉरी, ये हमारे पास राइट साइड है, मैं आपको विजिबल रूप से बता देता हूं, और ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड है। हमारे पास 2 साइड होती हैं, लेफ्ट और राइट की। यहां पर हमें अपने लेफ्ट साइड में क्या क्या डाटा डालना है वो मैं आपको समझाऊंगा, और हमें अपने राइट साइड में क्या क्या डाटा डालना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, आपकी संस्था फील्ड में काम कर रही है, तो आपके लिए डोनेशन स्लिप आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली जो चीज़ हमारे डोनेशन स्लिप पर आती है वो है हमारी संस्था का लोगो। याद रखिएगा, लोगो हमारी एक पहचान होती है। बहुत सारी संस्थाएं आज भी हमसे कहती हैं कि सर हमारा कोई लोगो नहीं है। सर इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी, आप संस्था चला रहे हैं और आपके पास आज तक लोगो नहीं है। काफ़ी बार मुझसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ही डिज़ाइन करवा के दे दो। प्लीज़ इतने आलसी मत बनिए, बल्कि आप यकीन मानिए, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्प चाहते हैं कि वो भी फ्री में होके मिल जाए, कहीं से कुछ भी कोई भी करके दे दे, मैं क्लियर शब्द एक यूज़ करता हूँ, और वो शायद शब्द बहुत कड़वा लगेगा आप लोगों को। देखिए, याद रखिए, हमारा शुरू से एक ही प्रयोजन रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। तो आपको जो है, हमारा पर्पस रहता है आपको सिखाने का, और ऐसे में जब आप अपनी कंडीशन रख देते हैं, सर ये काम भी आप करके दे दीजिए, वो काम भी आप करके दे दीजिए, यार हम चाहते हैं आपको सिखाना। आज आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ नया पाएंगे। उसके बावजूद, इतना कहने के बावजूद भी पता नहीं किस मानसिकता के साथ लोग एनजीओ चला रहे हैं, किस मेंटेलिटी के साथ वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें एक जरा सी शर्म नहीं आती है। सर ये भी आप ही बनवा के दे देते। बात करते करते ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे होते हैं, टेलीफोनिकली हम संपर्क कर रहे होते हैं, भाई ऐसी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ज़रा सी मिनट लगाते हैं, सर आप बनवा देते इस चीज़ को भी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, गुस्सा तो मन में बहुत आता है आपके प्रति, पर क्या करूँ, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उन बाउंडेशंस की वजह से मैं कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन हकीकत मानिए कि मैं, जो लोग खुद मेहनत करना नहीं चाहते, सब कुछ पका पकाया चाहिए, मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द मन में यूज करता हूं, जाहिल। ये प्रैक्टिकल चीज है, जिसको लाख बुरा लगे, आज 2 रोटी फालतू खा के सोना, ठीक है, लेकिन मैं क्लियर कहता हूं, मैं आप लोगों को स्वावलंबी बनाना चाह रहा हूं। आप लोग अपंग बन के बैठना चाह रहे हैं। स्वावलंबी बनिए। बहुत से आपके ऐसे काम हैं जो आपको खुद करने हैं।
जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जितनी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आज मैं किसी संस्था का कार्ड देख रहा था, वहां से एक नई चीज मुझे सीखने को मिली। उन्होंने मुझे उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, लीडर्स डजंट फोर्स पीपल्स टू फॉलो, दे इनवाइट देम ऑन द जर्नी। यानी कि लीडर्स कभी भी लोगों को फोर्स नहीं करते उनको फॉलो करने के लिए, वो उनको इनवाइट करते हैं एक जर्नी के अंदर। तो आज से ये नियम मैंने अपने जहन में बांध लिया है कि आज के बाद मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, आप जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन मेरा काम है सिखाते जाना, आगे बढ़ते जाना। और यकीन मानिए 3 साल के बाद आपको मौका दिया गया है कि नई एनजीओज वापस फिर से खड़ी हो सकें। नई एनजीओ जिन्हें ये लगता है कि हम शायद इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, महासंघ से हम लेट जुड़ पाए, हम जानकारियों से लेट सीखना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं तक उनके मन का वो भय, वो संशय निकालने के लिए हमने ये केसबुक सीरीज की शुरुआत की थी। और उम्मीद की थी कि यहाँ से अब एनजीओज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। लेकिन जो आपका रिजल्ट है, आप लोग जो होमवर्क नहीं करते हैं सीखने के बाद, जैसा कि सर ने बड़े प्यारे शब्दों में यूज किया था कि आप लोग भजन कीर्तन में आए हैं, कीर्तन सुना और गायब, उसके बाद कोई मतलब नहीं, हमें कुछ करना नहीं है आगे, हमें कुछ सीखना नहीं है आगे। तो प्लीज़ अगर यही हालात रहे तो बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया भी था कि सर फ्री की वैल्यू नहीं होती है, पर क्या करें, हमारी कोर टीम ने कहा था कि केसबुक की सीरीज़ को फ्री रखना है। बिल्कुल मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, सर केसबुक की फर्स्ट सीरीज खत्म होने के बाद सेकंड सीरीज को पेड कर दीजिएगा। चाहे एक पार्टिसिपेंट जुड़े, लेकिन उनको सिखाने में मजा आएगा, क्योंकि वो दिल से जुड़े हैं और शायद कुछ जीवन में करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सही है केसबुक सर, सर बिल्कुल। बिल्कुल पूरे साल अब मैं केसबुक की किसी भी सीरीज को निःशुल्क नहीं चलाऊंगा सर, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर संस्थाएं अपने लिए अवेयर नहीं हो रही हैं तो फिर बेकार है हमारी मेहनत कर पाना। टास्क की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम एनजीओ ने टास्क कंप्लीट करके दिए हैं। चलिए, हमारा काम है, फिलहाल मेरा जो उद्देश्य मुझे मिला हुआ वो है आपको सिखाना, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। सबसे पहले जो हम फाइल करते हैं हमारी स्लिप के अंदर, वो होता है हमारी एनजीओ का लोगो और एनजीओ का फुल नेम। यहाँ याद रखिएगा, काफ़ी सारी संस्थाएं अपनी एनजीओ की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म आप कहीं भी यूज़ कीजिए, लेकिन डोनेशन स्लिप पर आपकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यहां पर यूज नहीं करनी है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है। दूसरा, जो मुख्य चीजें हैं, मैं फिलहाल उन चीजों पर डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। डिजाइनिंग, मैं यहां पर प्रॉपर कोई डिजाइनर नहीं हूं जो कि मैं आपको बेहतरीन डिजाइन बना के दिखाऊं। मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस प्रकार से डिजाइन की जाती हैं। तो यहां पर आपके कम से कम 2 मोबाइल नंबर, यानी कि 2 कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो मोबाइल नंबर हो या आपका एक लैंडलाइन हो, वो यहां पर जरूर मेंशन होना चाहिए कि अगर डोनर ने आपको डोनेशन दिया है तो वो अगर किसी भी स्थिति में चाहे तो आपसे संपर्क कर सके, क्योंकि डोनर सिर्फ जो है डोनेशन देने के लिए नहीं होते हैं, वो आपसे कई बार सर्विसेज भी चाहेंगे। काफ़ी सारी हमारी संस्थाएं हैं जो वर्क करती है, मान लीजिए पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, है ना। अब कई बार मैंने लोगों की शिकायतें सुनी है कि सर बहुत सारी गौशालाएं चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे अपने आप को जो है गाय प्रेमी बताते हैं, लेकिन टाइम पे जब उनको फ़ोन करो कि भैया ये फलानी गाय बीमार पड़ी है या फलाना जो है पशु बीमार पड़ा हुआ है, तो उनके कॉल ही नहीं उठते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो आपके साथ, ऐसी स्थिति आपके संस्था में ना होनी चाहिए। पहली बात तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसी स्थिति आपकी संस्था में नहीं आनी चाहिए। उसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप अपने 2 कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आपकी डोनेशन स्लिप पर प्रोवाइड करें। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई थिंक सो, कि ये सब चीजें क्यों जरूरी होती हैं। सबसे पहले हमें अपनी डोनेशन स्लिप में जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक संस्था का लोगो होना चाहिए,
संस्था का फुल नेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि डिजाइन आप ऐसा ही बनवाएं, आप डिजाइन को कैसा भी कर सकते हैं, लोगो आप बीच में ले सकते हैं, संस्था का नाम लंबे में लिखवा सकते हैं, वो डिजाइन आपका रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ मेन कंटेंट आपको बताना चाह रहा हूं कि मेन कंटेंट्स क्या क्या होते हैं एक डोनेशन स्लिप के अंदर। चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं संस्था के एड्रेस की। याद रखिएगा, संस्था की स्लिप, डोनेशन स्लिप पर जो है संस्था का कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। तो यहां पर आपका संस्था का जो है कंप्लीट एनजीओ एड्रेस रहेगा, जिसके अंदर आप कोशिश कीजिए आपका आरओबी हो, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी हो। अगर आप कोई एचओ चला रहे हैं, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपका अलग है और आपका हेड ऑफिस अलग है, तो वो आपका यहां पर हो। और अगर आपने अपनी ये डोनेशन स्लिप आपके किसी ब्रांच ऑफिस के लिए दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपके बीओ का भी एड्रेस वहां पर मेंशन्ड हो। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं। अगर मैं बहादुरगढ़ के अंदर बैठा हूं, सबको पता है कि माधव जनकल्याण फाउंडेशन का जो दफ्तर है वो बहादुरगढ़ के अंदर है, तो ऑब्वियस सी चीज है मेरे यहाँ पर या तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हो, और अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेरे इस बहादुरगढ़ वाले हेड ऑफिस से अलग है, तो मेरे यहाँ पर दो कॉलम बनेंगे, एक आरओ का और एक एचओ का, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेरा क्या है और मेरा हेड ऑफिस कौन सा है। तो यहां पर मेरे पास सिर्फ दो कॉलम बनेंगे, यहां मुझे बीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर खुद हेड ऑफिस है इस एरिया के अंदर। लेकिन यही स्लिप अगर मैं बिहार के अंदर पहुंचा रहा हूं, यही स्लिप मैं अपने बिहार के किसी कोऑर्डिनेटर को दे रहा हूं, वहां के अपने ऑफिस स्टाफ को दे रहा हूं, वहां के किसी जिले वाले कार्यालय को दे रहा हूं, तो वहां पर मेरा बीओ लिखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो तीनों कॉलम आप अलग अलग बनाएंगे, आरओ सबसे पहले रहेगा, एचओ उसके बाद रहेगा और बीओ उसके बाद रहेगा, यानी कि इसी सीरीज में आपको ये ऊपर नीचे जो है इसको डालना होता है। क्लियर चीज समझ में आ रही होगी सभी को कि एनजीओ नेम आपको देना है, एनजीओ का लोगो यूज करना है, दो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूज करने हैं, एटलीस्ट दो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्लिप पर होने चाहिए, कंपलसरी है ये। और साथ ही साथ जो है आपको अपनी संस्था का कंप्लीट एड्रेस भी आपको मेंशन करना है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी सभी को। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, यहां पर आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी सारी चीजें यूज करते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप संस्था के रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करेंगे, फिर आप उसमें जो है एटीजी का नंबर डलवाएंगे, फिर आप उसमें किसी और चीज का नंबर डलवाएंगे, ठीक है, फिर आप आईएसओ नंबर डलवाएंगे, तो इतने सारे नंबर्स की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको जब यूनिक बनाने की बात करते हैं, तो यूनिक बनाने के लिए आप इस पे डायरेक्टली जो है आपकी एनजीओ दर्पण आईडी को यूज कीजिए। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें यूज करनी है अपनी एनजीओ दर्पण आईडी, क्योंकि एनजीओ दर्पण आईडी के अंदर अगर कोई आपका रिकॉर्ड निकालना चाहे तो आपका पैन वैन का सारा रिकॉर्ड निकलकर आ जाता है। तो एक एनजीओ दर्पण आईडी आपको जरूर यूज करनी है। यहां पर आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखवा सकते हैं आपका, और लिखवाना चाहिए आपको, और एक एनजीओ का पैन नंबर। ये तीन चीजें तो मुख्य रूप से आपके डोनेशन स्लिप में होनी ही चाहिए। आपकी दर्पण आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका संस्था का पैन नंबर। ये चीजें यहां पर विशेष हो जाती हैं। इसके अलावा ऊपर आपको ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अभी ऊपर वाले कॉलम की बात कर रहा हूं, ऊपर आपको अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। यहां पर अगर हम ऊपर वाले कॉलम की बात करें तो हेडर के अंदर आपको सिर्फ ये चीजें हैं आपके पास, तो बिल्कुल पर्याप्त है। अब बात करते हैं हम फुटर की। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, सबसे पहले हम हेडर डिजाइन करेंगे, उसके बाद फुटर डिजाइन कर रहे हैं अब अपना हम। फुटर के अंदर क्या होता है, आपके पास ये एक लाइन जरूर मेंशन होनी चाहिए,
आपके पास एक लाइन जरूर मेंशन होनी चाहिए, योर डोनेशन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जगह सॉरी आप एक्ट भी यूज कर सकते हैं। योर डोनेशन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आपके डोनेशन स्लिप पर यह चीज जो है जरूर आवश्यक रूप से यहां पर मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके आप एक चीज आपको जो है यहां पर आप अपना जो है 80G रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो है यहां पर कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। ये कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपकी डोनेशन स्लिप पर यह क्लियर रूप से मेंशन होना चाहिए कि आपका जो दिया आपके यानी कि डोनर के पास ये जो स्लिप रहती है, जो राइट साइड का जो हिस्सा रहता है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ये फॉर डोनर रहता है आपका, ये जो हिस्सा रहता है आपका वो फॉर डोनर होता है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो ये फॉर ऑफिस यूज होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हिस्सा हमारा डोनर के लिए यूज होना है, जो हिस्सा हमारे डोनर के पास जाना है, उस हिस्से पर क्लियर रूप से मेंशन होना चाहिए कि आपका जो डोनेशन है वो ATG के अंतर्गत जो है छूट के लिए मान्य है। और यहां पर आपका ATG का रजिस्ट्रेशन नंबर, ATG का जो आपका नंबर है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक ID नंबर, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखकर आया हुआ है वो यहां पर मेंशन होना चाहिए। ये बड़ी सी क्लियर सी चीज है। काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारा ATG का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो 12A और ATG का जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 6 एक बार मुझे क्लियर कर दीजिएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार चेक करके मुझे बताइएगा, पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 6 पर मेंशन होता है। अभी बता रहा हूँ सर, मैं देख के अभी बता रहा हूँ जी। बाकी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं एक बार चैट बॉक्स में आ जाइए, फटाफट बताइए कि पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है या पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ही देखकर बताएंगे। पॉइंट नंबर 5 राजपूत कल्याण समिति, बिल्कुल पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल शिव गौरक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, बिल्कुल सही सर। पॉइंट नंबर 5 में जहां तक पॉइंट नंबर 5 में मेंशन होता है आपका नंबर, चाहे वो 12A का हो चाहे ATG का हो। काफी लोग क्या करते हैं आपकी डोनेशन स्लिप पर ना 12A का नंबर भी लिखवा देते हैं, जो कि नहीं लिखवाना चाहिए। यहां पर 12A का नंबर लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है आपकी डोनेशन स्लिप पर। याद रखिएगा, आपकी डोनेशन स्लिप पर किसी प्रकार का 12A नंबर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं बचे हुए हिस्से की। इस बचे हुए हिस्से में देखिए, डिजाइनिंग आपके अपने हाथ में, आप किस प्रकार से डिजाइनिंग करवाते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको कुछ सटीक चीजों से रूबरू करवा देना कि जो चीजें आपके काम की हैं। ये जो हिस्सा रहता है, कोशिश कीजिए इस हिस्से को आप यूज कीजिए आपके बार कोड के लिए। कुछ विशेष चीजें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, याद रखिएगा ये चीजें आपके साथ कोई भी साझा नहीं करता है। कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये हिस्सा जो है वो आपको अपने बार कोड के लिए यूज करना है। यहां पर आपके संस्था का या आप जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी यूज कर रहे हैं संस्था अकाउंट पर, और जिन संस्था वालों के पास बार कोड नहीं है, जो कहते हैं कि जी हम फोन पे, गूगल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, सर ने पहले भी बताया था, हमने वर्कशॉप में भी आपको करवा के दिखाया था कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा सर उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए, तब तक मैं अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेता हूं।
ओके सर। सर साथियों देखिए, बहुत से संस्थाओं के पास एक दिक्कत आ रही है कि वो गूगल पे या पेटीएम या फोन पे अपना नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें एक डेबिट कार्ड का नंबर चाहिए होता है, डेबिट कार्ड, और संस्थाओं के पास डेबिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं होता। इसलिए साथियों एक भारत पे, आप वहां से गूगल प्ले स्टोर से जाके भारत पे फॉर मर्चेंट आप उसको डाउनलोड कीजिए, भारत पे फॉर मर्चेंट। उसमें अपनी संस्था की और सारी जानकारी डालिए और उसमें देखिए कि आप उसको ना भारत अपने बैंक से कनेक्ट कर दीजिए। सर विद इन 5 से 7 मिनट में आपकी सारी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी और आपको एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा वहां से। आप चाहें तो कंपनी उसको पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पर भेज देगी, नहीं तो आप उसको, हाँ सर देखिए, जो गूगल पे बिजनेस में बना सकते हैं, मगर सर देखिए अगर गूगल पे बिजनेस में बना तो सकते हैं, मगर सर देखिए अगर उसके लिए फिर वो मांगेगा क्या कहते सर हैं। सर कमेंट को छोड़ दीजिए। अच्छा कमेंट पे हमें ठीक है, बात ही नहीं करनी है, हमने ठीक क्लियर ठीक। बताया आपको। देखिए अगर आप गूगल पे फोन पे बना सकते हैं आपकी संस्था के अकाउंट पे, वेल एंड गुड। बहुत सारी संस्थाओं के साथ समस्या ये आती है कि उनका जो अकाउंट होता है वो सिंगल मैन ऑपरेटेड नहीं होता है, दो लोगों के ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं। सोसाइटी के अंदर देखा गया मोस्टली, ट्रस्ट के अंदर देखा, ट्रस्ट के अंदर सिंगल व्यक्ति ऑपरेट कर लेता है। तो सोसाइटी के अंदर जहां डबल मैन ऑपरेटेड है वहां पर एटीएम कार्ड बैंक नहीं प्रोवाइड करता। अगर कर रहा है प्रोवाइड, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसके माध्यम से, अगर आपके पास डेबिट कार्ड आ गया उसके बाद तो आप फोन पे बनाइए, गूगल पे बनाइए, पेटीएम बनाइए, कुछ भी बनाइए। लेकिन यहां बात हो रही है जिन संस्थाओं के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उनकी, जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनके लिए सर आपको डिस्क्राइब कर ही रहे हैं सर, प्लीज। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो सर देखिए, हम भारत पे जैसे ही आप उसको जनरेट करेंगे और आपके उसमें जैसे ही सारी फिल करेंगे सबमिट करेंगे इंफॉर्मेशन, वहां से आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। सर आप उस क्यूआर कोड को उसका प्रिंट आउट लेके आपके फोन पे गूगल पे जहां रखते हैं, जैसे सर ने अभी बताया ना, वहां आप उसको लगा सकते हैं और वो आपके फोन पे आप उसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सर मैं जो अपनी संस्था पे भारत पे यूज कर रहा हूँ सर, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है लग रहा है सर, अगर अभी मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आए, सर मैं विद इन उस पैसे को अभी मैं अपने बैंक में उस पर भेज सकता हूँ। वैसे तो 12 रात को 12 बजे के बाद तो आपके अकाउंट में भेज देंगे, मगर मुझे अभी पैसों की इमरजेंसी है और मेरे अकाउंट में अभी आए, सर मैं अभी सेटलमेंट अपने हैंड टू हैंड कर दूंगा। उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं कटता है, जितना पैसा आपके उसमें आया, और उसमें अच्छी सर्विस दे रहे हैं भारत पे वाले। और मेरा कंटिन्यू, मैं करीब 3 साल से भारत पे का वो कर रहा हूँ, मैं कोई उसका एजेंट नहीं, सब मैं भारत पे यूज कर रहा हूँ। मेरी संस्था पूरा जो मेरा ट्रांजेक्शन है, तो सर महीने में काफी, अब क्योंकि साथियों आपको पता ही है कि मेरी टीम फंड रेजिंग का काम कर रही है, तो बहुत एक अच्छा अमाउंट, सर हजारों में नहीं, कई, मैं कहते हुए अब लोग कहेंगे कि सर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, नहीं, महासिंह की मेहरबानी से, महासिंह के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से बहुत अच्छा फंड, बहुत अच्छा एक फंड पर मंथ हम लोग उठा रहे हैं और पर वीक उठा रहे हैं। अगर साथी जानना चाहे तो आज भी हमारी संस्था ने बहुत एक अच्छा फंड आज रेज करा है। वो भी एक, देखिए एक करीब 13-14 हजार रुपए का आज हम लोगों ने फंड रेज करा है। और आज भी अभी हमारी टीम बैठी हुई है, अभी साउथ में लगी हुई है रात, क्योंकि 10:30 बजे मॉल बंद होता है, 10:30 बजे हमारी टीम उसको मॉल को छोड़ती है, तो हम लोग वहाँ फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ क्यूआर कोड है, केवल भारत पे का ही, मेरे पास कोई गूगल पेटीएम फोन पे कुछ नहीं है, मैं खुद भारत पे यूज कर रहा हूँ। भारत पे को प्रोसेस करना, उसको अपने उसमें करना बहुत ईजी है। गूगल पे पर जाएं, मैं दोबारा उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, गूगल पे पर जाएं, डाउनलोड करें भारत पे फॉर मर्चेंट, और उसमें भारत पे फॉर मर्चेंट में फिर अपनी एनजीओ की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स और मोबाइल नंबर। सर मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके बैंक में अपडेट हो, बैंक वाला ही मोबाइल नंबर होगा, और उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि आप संस्था के हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगेगा और संस्था का पैन कार्ड भी लगेगा। जिस बैंक का वो लगा रहे उस बैंक का चेक भी लगेगा, उसकी कॉपी लगेगी, एक आपकी सेल्फी ली जाएगी और उसमें आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा सर। और वहां बहुत से बहुत आपको जो बहुत है, बहुत धन्यवाद सर ठीक, प्लेटफॉर्म के धन्यवाद। बारे में बताने के लिए, क्योंकि भारत पे मर्चेंट से आप लोग जो है ये सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। वहां से अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड को अपने डोनेशन स्लिप पर ले जा सकते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए माफी चाहूंगा बिल्कुल सर आपसे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, और बाकी लंबी जानकारियों के लिए तो फिर ट्रेनिंग सेंटर है ही जिंदाबाद।
चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे कि यहां पर आपको अपना क्यूआर कोड यूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डोनर्स आजकल, डोनर्स की छोड़िए, आजकल नॉर्मली आप चाय की दुकान पर कोई चाय पीने जा रहा है, वो पूछता है सर क्यूआर कोड है कि नहीं है। अगर ठेले के पास कोई जा रहा है, पूछता है क्यूआर कोड है भैया। इवन देन आजकल सब्जी वाले भी क्यूआर कोड लेके बैठने लगे। तो ऐसे में आजकल जब डिजिटल पेमेंट का जमाना है, तो आपके पास क्यूआर कोड होना जरूरी है, और वो क्यूआर कोड आपकी जो है डोनेशन बुक पर छपा हुआ होना चाहिए। उसके साथ जो आपका मोबाइल नंबर अटैच्ड है, जिस मोबाइल नंबर से आपने वो क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, संस्था में आप चाहे फोन पे बनाए, गूगल पे बनाए, पेटीएम बनाए, कुछ भी बनाए, एक ही नंबर से, जो संस्था का मेन नंबर है उसी से कनेक्ट रखिएगा उसको। अलग अलग नंबर यूज मत कीजिएगा, इससे आपकी ऑथेंटिसिटी खराब होती है। सामने वाला व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करता है कि यार पता नहीं कितने अकाउंट लेके बैठा है, पता नहीं मेरा दिया हुआ डोनेशन अकाउंट्स में इसके उसमें चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, किसी भी ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड्स आप यूज करते हैं, वहां पर सिंगल नंबर आपका हमेशा होना चाहिए। वही नंबर आपका व्हाट्सएप पर होना चाहिए, वही नंबर आपका कॉलिंग नंबर होना चाहिए। यानी कि कई लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप नंबर अलग है जी, मेरा कॉलिंग नंबर अलग है। नहीं, ये बेवकूफी वाले काम मत कीजिएगा। संस्था का एक नंबर परमानेंट रखिए। सभी लोग जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय जो महासंघ का एक ही नंबर है, 9991997003। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल करना है, कॉल कीजिए, पेटीएम करना है, पेटीएम कीजिए, गूगल पे करना है, गूगल पे कीजिए, फोन पे करना है, फोन पे कीजिए, भीम यूपीआई यूज करना, भीम यूपीआई कीजिए। आप सर ने जो बताया वो प्लेटफॉर्म यूज करना है, उसको यूज कीजिए। आप अमेजोन पे करना, इसी नंबर पे कीजिए। यानी कि सभी क्वेरीज के लिए सिंगल नंबर है, अलग कोई नंबर है ही नहीं। तो ऐसे ही कोशिश कीजिए, जब आप अपनी संस्था के लिए वर्क करते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है। तो ऐसे में सिंगल मोबाइल नंबर को ही आप यूज करें, वही नंबर आपका सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको सर्च करना चाहे। इवन देन अगर आपके फेसबुक अकाउंट को सर्च करना चाहे तो फेसबुक में आपका नंबर डालते ही आपका अकाउंट सामने आ जाए। यानी कि जो भी चीज आप ड्राइव करेंगे आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, उसी सिंगल नंबर पर होनी चाहिए। वही नंबर आपको एनजीओ दर्पण में देना है, वही नंबर आपको ये अनुदान में देना है, वही नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के समय देना है, वही नंबर आपको जो है आप आईएसओ करवा दें तब देना है। यानी कि हर जगह एक सिंगल नंबर को यूज कीजिए और कोशिश कीजिए वो सिंगल नंबर आपका इजीली रीडेबल हो, यानी कि आसानी से याद किया जा सके। तो ऐसे नंबर का हमेशा उपयोग करना होता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्यूआर कोड आपको यूज करना है। वो जो मोबाइल नंबर आपका जिससे क्यूआर कोड जनरेट हुआ, वो मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, क्योंकि व्यक्ति सामने वाला चाहे तो उस नंबर को डायरेक्टली डालकर और आपको पेमेंट कर सके। और साथ ही साथ अगर वो नंबर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, यानी कि यहां पर क्यूआर कोड तो आपने एक लगाया है, अब आप गूगल का अलग नहीं बनाएंगे, पेटीएम का अलग से नहीं बनाएंगे, आप फोन पे का अलग से नहीं चिपकाएंगे। यहां पर कई क्यूआर कोड थोड़े करने हैं, हम सिंगल क्यूआर कोड यहां पर लगाएंगे। और उसके बाद अलग अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल, मान लीजिए हम अमेजोन पे पर उपलब्ध है तो अमेजोन पे का लोगो लगा दीजिए। यहां पर ये जो लोगो वाला दिया मैंने कॉलम यहां पर आपको कि लोगोज ऑफ द प्लेटफॉर्म, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अमेजोन का लोगो, यहां पर पेटीएम का लोगो, फिर गूगल पे का लोगो, फिर फोन पे का लोगो, यहां पर जो है अन्य कोई प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो उसका लोगो। तो इस टाइप से आजकल तो व्हाट्सएप पर भी पे आने लग गया है, तो व्हाट्सएप पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। सबके यहां पर लोगो लगा दिए, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग अवेलेबल हैं वो सभी लोगो यहां पर छोटे छोटे लगा दीजिए। यानी कि व्यक्ति आपको उन सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करके, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर वो यूज कर रहा हो तो वो आपको उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको डोनेशन प्रोवाइड कर सके। ये कुछ विशेष चीजें हैं जो मैं आपको आज समझा रहा हूं। फोन पे क्यूआर हमें बनाया है। अरे भैया आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया मुझे नहीं पता सर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। चलिए जी, आपने ये सारी चीजें यहां पर कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद अब ये जो बचा हुआ कॉलम है आपका, इस कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यहां पर शुरुआत होती है हमारी रिसीव्ड। ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड से स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि आप डोनेशन स्लिप की बात कर रहे हैं, है ना। आप चेक को देखिए, उस पर पे से स्टार्ट होता है। पहला चीज, पहला अक्षर क्या लिखा था, पे, भुगतान कितने का करना है। तो ऐसे यहां पर रिसीव्ड, कितना प्राप्त किया, अमाउंट। यानी कि एक जगह आपका हो गया जो रिसीव वाला कॉलम है इसमें आप वर्ड्स में करेंगे, और जो अमाउंट है वहां पर आप जो है अपना जो रोमन यूज करते हैं, आप जो भी यूज करते हैं यानी कि नंबर्स में, तो यहां पर आप वर्ड्स यूज करेंगे। मैं साथ साथ मेंशन कर देता हूं, इन वर्ड्स।
ये जगह जो होती है वो शब्दों के लिए होती है, शब्द में आप जब उस संख्या को लिखते हैं, और ये जो जगह होती है इन नंबर्स होती है। अमाउंट रिसीव्ड इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने लिखा रिसीव्ड इतने रुपए, वहां पर हमने जो उसको मेंशन कर दिया बकायदा अंकों में भी। फ्रॉम आवर ऑनरेबल डोनर, ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने डोनर का सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने डोनर को एक परमानेंट डोनर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर यह ध्यान देने योग्य चीज बहुत है, फ्रॉम आवर ऑनरेबल डोनर, हमारे सम्माननीय दाता यानी हमारे डोनर, ठीक है। अब यहां पर आपको मिस्टर या मिसेस या आप मिस, जो भी आप यहां पर जो है यूज करते हैं एब्रीविएशन, वो आपको यहां पर यूज करनी है उनके नाम के साथ। और कोशिश कीजिए कि आप यहां पर लास्ट में एक वर्ड बिल्कुल प्रिंट करवा लीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की, जी, ये जरूर करवा लीजिए। ये जी क्यों, कई बार हम क्या नाम लिखते समय भूल जाते हैं, आगे मिस्टर लगाना, लास्ट में जी लगाना। तो अगर सामने वाला व्यक्ति सेंसिटिव है तो वो बिल्कुल इस चीज को माइंड कर जाएगा कि यार देखो इसने मेरा नाम लिखा, इसके नीचे जी भी यूज नहीं करा इसने। अगर वो आपसे एज में बड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल मानेगा इस चीज का फर्क वो, कि यार इसने मेरे नाम तो यूज किया, उसके पीछे जी नहीं लगाया। तो आप बिल्कुल यूज कीजिए, मिस्टर या मिसेस जो भी आप यूज कर रहे हैं, या जो है इसके अलावा आप एक मैसर शब्द भी यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैसर हम इसलिए यूज करते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें डोनर देने वाला कोई इंटरप्राइज होता है, यानी कि कोई किसी कंपनी के नाम से, वो कहता है जी मेरी कंपनी के नाम से आप जो है डोनेशन स्लिप काट दीजिए, मेरी दुकान के नाम से काट दीजिए, मेरी फर्म के नाम से काट दीजिए। तो ऐसे में आपको एक शब्द और यूज करना पड़ सकता है, मैसर्स। तो ये M/S होता है, ध्यान दीजिएगा सभी। तो ये M/S भी आप यूज कर सकते हैं अपने उस डोनर के लिए, प्रिंट करवा के उस पर रख लीजिएगा ध्यान से। तो यहां पर फ्रॉम आवर ऑनरेबल डोनर दिस, यहां पर उनका नाम हो गया। आपका नाम आने के बाद बाय कैश, चेक, यूपीआई, बैंक, ड्राफ्ट, डीडी, ओडी, कुछ भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये सभी पैटर्न्स होते हैं फंड लेने के। अब आपको यहां पर जो है उस पर्टिकुलर माध्यम को जो है टिक कर देना है। मान लीजिए अगर आपने डोनेशन कैश में लिया तो आप यहां कैश पर टिक का निशान लगाएंगे। आपने चेक रिसीव किया तो चेक पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने क्यूआर कोड से पेमेंट करी है आपको तो आप यूपीआई पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपने यहां से अपने बैंक में आपके डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिया तो आप यहां पर बैंक क्लिक कर दीजिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको डीडी बना के दे दे, ड्राफ्ट बना कर दे दे, ओडी बना कर दे दे आपको। तो ओवरड्यूज होते हैं। देखिए ओवरड्यूज का मतलब क्या होता है, यहां पर जो ओवरड्यूज होते हैं यहां पर बैंकिंग से मतलब नहीं है इस ओवरड्यूज का, ध्यान रखिएगा। इस ओडी का मतलब बैंक वाले ओवरड्यूज से नहीं है। इस ओडी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि मेरे साथ ये घटनाएं कई बार हुई हैं। मैंने कोई कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के अंदर मैंने टेंट वाले को बुलाया था, उसने अपनी सर्विसेज दी। सर्विसेज देने के बाद उसका बिल बना 11,000 रुपये का। मैंने कहा भाई ठीक है लीजिए आप अपना 11,000 रुपये। अरे नहीं नहीं सर, आपका कार्यक्रम देखा, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, आप तो बड़ा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ये 11,000 रुपये आप मेरी तरफ से जो है
अपनी संस्था में डोनेशन लिख लीजिएगा। तो वो जो है वो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यानी कि उस चीज को मैं भुगत चुका हूं, यानी कि इस पैसे का मैं भुगतान कर चुका हूं, उसको मैंने ओडी पे टिक कर देता हूं। जो मेरी, मैं पर्सनल बता रहा हूं आपको फिलहाल, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में किसको कैसे भी यूज कीजिए, लेकिन मैं इस ओडी शब्द को वहां यूज करता हूं जब कोई व्यक्ति मुझे सेवाएं दे देता है, उस सेवाओं के बाद मुझसे वो चार्ज नहीं लेता, तो मैं उसको ओडी में हमेशा टिक कर देता हूं और उसका अमाउंट फिर यहां पर चढ़ा देता हूं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस ओडी को कैसे यूज करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो संस्थाओं के ऊपर तो कोई ओवरड्यूज वाला कोई कॉलम बनेगा ही नहीं हमारा किसी भी इंटरप्राइज के साथ कि भाई हमारा उस पर ओवरड्यू निकल रहा था तो उसने यहां पर माफ कर दिया हमारा, तो ऐसा कुछ रहता नहीं। तो मैं अपने इस ओडी शब्द को वहां पर यूज कर लेता हूं। तो ये जरूरी है। तो आपने उसको डोनेशन को कैसे प्राप्त किया वो यहां पर मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ चीजें और मेंशन करनी होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं 12 और 80G की, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जब मैंने आपको बताया था कि 12 80G आने के बाद हमारे पास जो है यहां पर, सॉरी देखिए बहुत सारी चीजें छूट भी गई हमारी, मैं एक बार उसको भी और क्लियर कर देता हूं। सॉरी, बैंक के अंदर वैसे सब चीज आ गई है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहां पर जो है अलग से मेंशन कर सकते हैं। आरटीजीएस हो गया, है ना आपका, फिर एक और होता है आरटीजीएस के अलावा। दादा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो, मुझे भी बताते रहो। एनईएफटी, हाँ एनईएफटी। एनईएफटी, हाँ थोड़ा थोड़ा बताते रहा करो दादा, इतना पढ़ा लिखा थोड़े हूँ मैं। एनईएफटी हो गया, ठीक है जी। तो ये सब आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिस माध्यम से भी सामने वाले व्यक्ति ने आपको भुगतान किया उस माध्यम को यहाँ पर जो है इंडिकेट आप कर सकते हैं। तो ये माध्यम का भुगतान, जिस माध्यम से आपने भुगतान प्राप्त किया वो माध्यम आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और जब बात करते हैं रेफरेंस नंबर की, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कॉलम जो हमने क्यों छोड़ा हुआ, यहाँ पर हम कर देते हैं REF नंबर। तो यहाँ पर हम उसका रेफरेंस नंबर यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आरटीजीएस से करी थी तो हम यहाँ पर आरटीजीएस का नंबर ही डाल देंगे। एनईएफटी वाला जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो डाल सकते हैं। हमारे पास किसी ने यूपीआई से करा तो हम उसका यूपीआई नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर उससे हम ट्रांजैक्शन नंबर लेकर डाल सकते हैं। ये क्यों जरूरी होता है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि डोनेशन स्लिप हर बार हम नहीं काट रहे होते हैं। सर ने बताया कि सर डोनेशन लेने नहीं जाते, उनकी टीम गई हुई है। अब वहां किसी व्यक्ति ने तो स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद बोल दिया सर पेमेंट कर दिए मैंने आपको, ठीक है जी। अब सामने व्यक्ति ने हमारे सामने जो है उसको स्कैन किया है और पेमेंट कर दी है, और सर ने कहा भाई अभी आई नहीं है। मान लीजिए होता है कई बार टीम कंफर्म करती है तो कहती भाई आई नहीं है, लेकिन वहां भी दिखा रहा है कि अभी आपकी पेंडिंग में है ट्रांजेक्शन। तो यहां पर क्या है, आपने उनका रेफरेंस नंबर नोट कर दिया। कल को वो सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो हमारा वॉलंटियर है वो जिम्मेवार नहीं होता उस चीज में, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर से पता लग जाता है एनजीओ ओनर को कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी, हम कहीं भूल तो नहीं गए। कई बार क्या होता है, हमें कई बार किसी डोनर को डाटा देना पड़ जाता है। कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है, सर मैंने आपको डोनेशन दिया था कितनी बार, तो मुझे एक बार वो सारी स्लिप चाहिए थी। तो आप उन रेफरेंस नंबर से, यानी कि जैसे उसने आपको अपनी स्लिप पकड़ाई, उन रेफरेंस नंबर से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से तुरंत मैच कर सकते हैं कि वहां पर उनका डोनेशन कब कब कितनी बार आया। हो सकता है कई बार व्यक्ति एक जीरो गलत दबा दे, एक जीरो ज्यादा दबा दे, कम दबा दे, तो ऐसे में ये रेफरेंस नंबर आपके बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर वो रेफरेंस नंबर आपके जो टीम है वो नोट जरूर करती है, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, इस पे ध्यान रखने योग्य कि यहाँ पर तो आपको ये सारी चीजें डालनी ही डालनी है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि 80G जब हम ले चुके होते हैं तो हमें अपने डोनर का डाटा जो है ना अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम हमें बनाना पड़ता है। नहीं बनाया है तो आगे से याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एक कॉलम और बनाना है। इस कॉलम के अंदर आपको बड़ी प्यारी सी चीजें देनी है, मैं बता देता हूं आपको। इस कॉलम का नाम जो होता है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको रीनेम कर देता हूं। चलिए जी, मैं इसको एक बार रीनेम कर दे रहा हूं। यहां पर हमें देना होता है डोनर केवाईसी। ये क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम ATG फाइलिंग करेंगे तो हमारे सामने दिक्कत आएगी, हमारे पास डोनर केवाईसी जरूर होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो है जानकारी देने से घबराते हैं कि सर मैं अपना आधार नंबर आपको नहीं दे सकता, है ना, मैं अपना जो है पैन नंबर आपको नहीं दे सकता। तो जो व्यक्ति देना चाहे
उससे लीजिएगा, कभी भी डोनर को फोर्स मत कीजिएगा, ये इस बात का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जिस दिन उसको जरूरत पड़ेगी, यानी कि जिस दिन वो अपनी स्लिप को यूज कर लेगा डोनेशंस उसके लिए, तो आपने तो अपना डाटा चढ़ा दिया ना, आपने अपना डाटा चढ़ा दिया, आपको तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। जिसे उससे जिस दिन जरूरत होगी उस दिन उसका सीए अपने आप उसको कह देगा, भाई एक काम कर, वहां जाके उनसे स्लिप लिया, जब वो आपके पास स्लिप लेने आएगा आप उससे कहेंगे सर आपका केवाईसी डाटा हमारे पास था ही नहीं, ठीक है, आप अपना केवाईसी डाटा दे दीजिए, हम यहां पर जो है आपका डाटा अपडेट करवा देते हैं। तो बड़ी प्यारी सी चीज है, याद रखिएगा, आप अपने डोनर को कभी भी फोर्स मत कीजिए कि वो आपको इस टाइप से डाटा जरूर ही दे। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, कल को आपके बहुत काम आएंगी, और अगर आप इन चीजों को फॉलो अप करते रहे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और इन चीजों को अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो याद रखिएगा फिर आप जो है मार खा जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको जो है हल्का सा कर देता हूं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर इस टाइप से आपको 4 कॉलम बनवा लेने हैं, ये 4-4 बॉक्स बनवा लें, क्योंकि सबको पता है कि आपका आधार नंबर जो है उसमें 4-4 डिजिट 3 बार होते हैं उसमें, है ना, टोटल 12 डिजिट होते हैं। तो इस टाइप से 4-4 डिजिट वाला एक वो बनवा के छोड़ दीजिएगा। यहां पर जो है आपका पैन कार्ड के अंदर पहले 5 जो है लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद 4 लेटर्स होते हैं हमारे, और उसके बाद फिर से एक अल्फाबेट होता है। तो इस टाइप से आपको जो है अल्फाबेटिक क्रम में जो है अपना यहाँ पर वो एक छपवा लेना है, जिससे कि आपका जब जो वॉलंटियर है जो इसको फॉर्म करेगा, जो इसको फाइल करेगा, जो इसको भरेगा, तो उसके सामने दिक्कत ना आए, यानी कि जब वो भरे तो गलती से उससे ही कोई नंबर ना छूट जाए। अगर हम ये कॉलम्स बनवा लेते हैं ना, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स बनवा सकते हैं, ब्लॉक्स बनवा सकते हैं, जो है चौकोर चौकोर खाने बनवा सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हम वो पहले से बनवा लेते हैं ना, तो उसमें क्या है, गलती होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें 9 नंबर बता दिए, मैं यहां पर देखिए आपको बता देता हूं, जैसे हम इस टाइप के हम ब्लॉक बनवा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने क्या करा, हमें 9 नंबर बता दिए, तो 9 नंबर अगर उसने बताए हैं तो हमारे पास गलती होने की संभावना ही नहीं है। अगर हमने यहां पर ब्रैकेट्स ब्लॉक्स यूज कर रखे हैं, तो ब्लॉक्स में जैसे ही 9 नंबर फाइल होंगे तो 10वां ब्लैंक 10वां खाली रहती है, मुझे पता लग जाएगा कि यार इसने नंबर गलत बता दिया, फिर मैंने गलत लिख लिया है। तो इस टाइप से आप ब्लॉक बनवा सकते हैं, यानी कि पैन नंबर के लिए जितने अक्षर आपको चाहिए होते हैं उतने अक्षरों का आप ब्लॉक बना सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए जितने अक्षर आपको चाहिए, 10 डिजिट चाहिए होते हैं हमें, तो हम 10 डिजिट का इस टाइप से हम जो अपने ब्लॉक बना के छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या हमें सुविधा हो जाएगी पूरी, कि भाई सामने वाला व्यक्ति, अभी मत गिन लेना भैया, मैं तो वैसे ही सिर्फ ड्राफ्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कहीं सोचने लगो सर ने 11 बना दी, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं यहाँ पर कि भाई आप उसको जो है एक स्पेस दे दे पर्टिकुलर, उस स्पेस के अंदर आपका जो वॉलंटियर है, तो IMFS का भी नाम आया, देखिए यहाँ पर RTGS के साथ IMFS भी आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मेंशन कर दूंगा आपके साथ। काफ़ी सारे देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, किस किस माध्यम से हम लोग पेमेंट लेते हैं कुछ पता नहीं होता। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो है आप तो ये काफ़ी सारे कॉलम होते हैं, कुछ छूट भी जाए तो अपनी तरफ से आप थोड़ा सा रिसर्च तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई चीज़ छूट जाए तो बिल्कुल उसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन कॉलम्स को अगर आप बना के चलेंगे तो डोनर केवाईसी के अंदर आपको यहाँ दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको जो है 2 चीज़ें छोड़नी होती हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डाटा रह जाता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही छोटे अक्षरों में जरूरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही छोटे अक्षरों में आपकी रिटर्न पॉलिसी भी आपकी डोनेशन स्लिप पर मेंशन होनी चाहिए। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं क्लियर कह रहा हूं। केसबुक सीरीज के अंदर जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं, जो चीजें आपको बताई जाती हैं, गारंटेड हैं, वो सोर्सेज आपको कोई नहीं देगा। जिन लोगों ने जिन संस्थाओं ने अपनी
वेबसाइट बनवाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसकी उसकी वैल्यू क्या होती है। बिना रिटर्न पॉलिसी के आप अपनी साइट पर जो है ऑनलाइन पेमेंट्स वाला कॉलम स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपकी साइट पर रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो। ऐसे ही अगर आपकी साइट पर रिटर्न पॉलिसी नहीं है और आप अपनी साइट पर जो है ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहां पर डोनर के पास भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि आपको डोनेशन उसने गलत दे दिया है, आपने भ्रामक उसको जानकारी दी थी। देखिए, जब डोनर डोनेशन देता है तो उस समय इतना सर्च नहीं करता है, कई बार क्या बाद में उसको बातें पता लगती। तो यहां पर एक रिटर्न पॉलिसी उसकी होनी चाहिए जिस पर लिखा गया हो कि आप इतने दिनों के अंदर अपने डोनेशन को रिटर्न क्लेम कर सकते हैं, और आपकी रिटर्न पॉलिसी ये कहती है। तो चाहे वो दो ही जो है वाक्य क्यों ना हो, उन दो वाक्यों के अंदर आपकी रिटर्न पॉलिसी आपकी स्लिप पर जरूर मेंशन होनी चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है तो आप ऑथेंटिक नहीं है। सामने वाले व्यक्ति जब आपकी स्लिप देखता है ना, तो स्लिप देख के ही कई बार व्यक्ति का दिमाग चेंज हो जाता है कि यार इसको डोनेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वहां पर आपकी रिटर्न पॉलिसी मेंशन नहीं थी। अब रिटर्न पॉलिसी देखकर उसने मना क्यों कर दिया? क्योंकि भैया वो ये चाहेगा ना, भाई आप वो जो डोनेशन दे रहा है वो बिल्कुल श्योर्ड है, और आप सामने वाले से डोनेशन ले रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज के लिए श्योर्ड है। तो वो श्योरिटी चेक करता है कि यार सामने वाला व्यक्ति तो अपनी रिटर्न पॉलिसी दिखाई नहीं रहा मुझे, यानी कि आपने डोनेशन ले लिया उसके बाद तो आप मना ही कर देंगे कि नहीं भैया आपको आपने दिया था डोनेशन तो आपका हजम हो गया। अब आप हमें क्लेम नहीं कर सकते कि हमने उसकी दारू पी लिया, हमने उसको सामाजिक काम में लगाया कि नहीं लगाया। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए आपकी रिटर्न पॉलिसी यहां पर जरूर होनी चाहिए। इससे डोनर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डोनर आपका ये मान के चलिए एकदम कायल हो जाता है कि यार वाकई में ये जेन्युइन लोग हैं, ये अपनी रिटर्न पॉलिसी दिख के दे रहे हैं कि भाई इतने दिनों में आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपने डोनेशन गलत करें तो आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। यहां पर जो है डोनर साइन, डोनर के सिग्नेचर के लिए आपको जो है एक कॉलम देना होता है, और एक जो है आपको रिसीवर्स, एक डोनर के साइन के लिए जगह होनी चाहिए आपके पास, और एक रिसीवर के साइन के लिए जो है आपके पास जगह होनी चाहिए। ये चीजें पूर्ण रूप से मेंशन करना बहुत अनिवार्य होता है आपकी डोनेशन स्लिप पर, और इस प्रकार आपकी जो डोनेशन स्लिप है वो आपकी जो है मतलब ये मान के चलिए एक यूनिक चीज बन जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड का, इस कॉलम में क्या क्या आना चाहिए। इस कॉलम के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका ये जो हिस्सा है, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं उसको अलग से ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं यहां पर अब ऐसे कलर का यूज कर लेता हूं जिसको मैंने यहां पर यूज नहीं किया। ठीक है, मिल गया मुझे, क्लियर है, ओके। आप सिर्फ जो है इतना डाटा, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो इतना डाटा है आपका, आपको हाईलाइट हो गया होगा सभी को। केवल इतना डाटा, यानी कि जो मोबाइल नंबर है ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। इतना डाटा आप इस वाली स्लिप में यूज कर लीजिएगा, पर्याप्त है। यहां पर आपको रिटर्न पॉलिसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोनर का साइन आप यहां पर बिल्कुल कॉलम डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी संस्था का जो लोगो वगैरह आप यूज करते हैं, ये लोगो वगैरह सब यहां पर आ जाएगा। मैं एक बार शॉर्ट में चीजें जो हैं वो मैं डाल ही देता हूं। कुछ चीजें मैं शॉर्ट करके डाल रहा हूं, तो आप लोग उन चीजों को कंसिडर कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्या क्या चीजें डालनी है देखिए। क्योंकि मेन बात है आपको सिर्फ सिखाना, और सिखाना ही बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संस्था आपकी अपनी है, स्लिप आपके पास रह जाती है। चलिए जी, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, संस्था का आपका अपना डाटा है। लेकिन संस्था की जो स्लिप जनरेट होती है वो जो है इस टाइप से जनरेट हो जानी चाहिए, आपकी कहने का मतलब। यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। चलिए, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है मैं उसको छोड़ ही देता हूँ। ये हो गया आपका। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है आपकी।
कि आपने किस व्यक्ति से कितना पैसा प्राप्त किया है। डोनर केवाईसी ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आपकी जो डोनेशन स्लिप है उसमें सामने वाले को तो 1,000 रुपये की पर्ची बनाकर दे दी और आपकी संस्था में कहीं व्यक्ति 100 रुपये ना दिखा दे कि जी फलाने डोनर ने तो 100 ही रुपये दिए थे, इसलिए यहाँ पर अमाउंट जो फिल हो जाता है, अमाउंट फिल होने के बाद यहाँ पर भी जो है आपका डोनर सिग्नेचर, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसीवर साइन, क्योंकि आपके पास जब ये रिकॉर्ड इतना सा मौजूद रहता है तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये डोनेशन किस व्यक्ति ने रिसीव किया था उस समय। और यहाँ पर डोनर सिग्नेचर ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डोनर को भी पता रहे कि भाई आपके पास जो रिकॉर्ड जाकर जमा होगा उसमें उसका वही अमाउंट लिखा गया है जो उसने वाकई में पे किया हुआ है। तो आई थिंक सो ये चीज़ें आपके सामने बड़ी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा समय मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपको, समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई होगी आपके सामने कि कैसे हम अपनी संस्था की जो है डोनेशन स्लिप को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हमें उसको जो है अट्रैक्टिव बनाना होता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज़। अब मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से कंप्लीट है, जो कि आगे आपको रिकॉर्ड में काम आ जाएगी। कोई चीज़ अगर आप भूल जाए तो उसको आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक सो सभी को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी हम इसी प्रकार से जो है सभी जानकारियों को बेहतरीन तरीके से सीखते रहेंगे। अब मैं जो है जल्दी जल्दी, ध्यान रखिएगा समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं फटाफट कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। अंश आरएन फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी बताइए। हेलो जी हाँ बताइए। सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। उसमें सर रिसिप्ट नंबर नहीं दिया गया है। सर रिसिप्ट नंबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम रिसिप्ट नंबर यहाँ पर भूल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर याद दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। रिसीट नंबर और डेट भी भूल गए सर, डेट भी भूल गए बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने अध्यक्ष जी को भी अनम्यूट किया ही नहीं। अरे अध्यक्ष जी क्या देख रहे थे फिर आप? अरे नहीं सर, आपके चलते हुए सर काम करते हुए बीच में नहीं टोकना चाहिए ना सर, काम आप मैंने कि बाद में। चलिए जी, यहाँ पर हम दो चीजों को भूल चुके हैं। हो जाएगा। और सर काम करें, डोनेशन काम करेंगे तो गलतियां होंगी सर। उसको भी नहीं लिखें। क्या सर? हेलो सर कोई और चीज तो नहीं हम भूल गए हैं? किस कारण से डोनेशन गए? नहीं सर, देखिए नहीं, डोनेशन, सर, मैं बोल रहा हूं। हेलो देखिए डोनेशन का पर्पस क्या होता है सर? देखिए जब आप जो इस स्लिप को जब आप यूज करते हैं ना, इस स्लिप को आप जब यूज करते हैं तो वो पब्लिक के लिए यूज करते हैं और पब्लिक के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना पर्पस लिखवा के चलते हो आपसे। रही बात कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है सामने वाला व्यक्ति जब आपको डोनेशन देता है तो वो डायरेक्टली आपके बीडी फॉर्म में चढ़ता है, यानी कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में चढ़ता है। वो अपने आपसे स्लिप नहीं मांगता, उसके पास तो सिर्फ वही आपकी जो 10 बीडी फाइल करने के बाद जो स्लिप जाती है ना, वो जाती है मेन। तो आई थिंक सो कि हमें उनकी जरूरत यहां नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पर हम एडजस्ट कर देते हैं इसको। सर सुन, एटीजी नहीं है। क्या हुआ सर? सर जिसके पास एटीजी नहीं है, हाँ हाँ वो डोनेशन ले सकते हैं ना? सर, डोनेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, डोनेशन लीजिए आप, डोनेशन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको नीचे वाली जो लाइन है ना, दिस डोनेशन इज टैक्स एग्जेप्टेड, ये यूज नहीं करनी है, फिर आपको नहीं करना है। हाँ। ठीक है जी, उस लाइन को यूज मत कीजिएगा बस। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद सर तुरंत जो है मुझे करेक्शंस करवाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या है मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं, है ना। हो जाता है सर, ये तो सब होता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर याद दिलाने के लिए। डेट और रिसिप्ट नंबर जो है हमारे पास रह गया था, और ये ध्यान रखिएगा रिसिप्ट नंबर जो है ना वो कोशिश कीजिएगा ऑलरेडी आपका प्रिंटेड हो, यानी कि जो रिसिप्ट नंबर यहां लिखा है वही रिसिप्ट नंबर यहां पर लिखा हो। तो रिसिप्ट नंबर दोनों साइड में जो है प्रिंटेड होना चाहिए आपका पहले से,
तो उससे गलतियां नहीं होंगी कभी भी। नहीं होना। चलिए जी, अब सर मैं जो है गोविंद जाधव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। जी श्रीमान जी। सर जी एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, सॉरी एक्चुअली। ओके ओके, कोई बात। आई एम फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नमस्ते यादव सर। नमस्कार जी। यादव सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि मेरे कोई संस्था में कोई बंदा आता है और मेरे को जैसे टेबल चेयर वगैरह गिफ्ट कर जाता है, दे जाता है, तो उसको हम इस डोनेशन रिसिप्ट में कहाँ दिखाएंगे? सर देखिए, जो भी व्यक्ति आपको टेबल्स या चेयर्स वगैरह जो गिफ्ट करके जाता है ना, उसके लिए डोनेशन स्लिप में जगह नहीं होती है। उसके लिए आपका लेटर हेड यूज करना है आपको हमेशा, क्योंकि किसी भी डोनेशन स्लिप पर कोई नहीं लिखता है कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना वो चीज दी है। उसको आप डोनेशन, जो आपका लेटर होता है ना, उस पर आप उसको एप्रिसिएशन लेटर लिख कर दीजिए और वहां मेंशन कर दीजिए सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ये सामान उपलब्ध, सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई हैं। ओके सर। क्योंकि वो आपके अकाउंट्स में नहीं चढ़ता है, ये आपके अकाउंट्स की टैली होने के लिए जाती है। यहां पर सिर्फ कैश अमाउंट दिखाया जा सकता है। आप चाहें कि किसी ने मुझे कुर्सी दी है, मैं उस कुर्सी की वैल्यूएशन यहां पर चढ़ा दूं, नहीं सर, वो आपके फिजिकल एसेट्स में चढ़ेगा। और जब उसकी आप वो जो लेटर आप उसको बनाकर देंगे ना, तो उसकी एंट्री आपको अपने उसमें करनी है। एसेट्स वाला जो रजिस्टर बताया था मैंने आपको, उस एसेट्स में आपको रजिस्टर बढ़ा देने की भी आपके पास ये एसेट्स बढ़ गया है। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहतीदान एफपीसी लिमिटेड, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। एफपीसी लिमिटेड अकोला, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी श्रीमान जी, आपका प्रश्न। गोविंद बिसेन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। कैसे मान्यवर? अच्छा हूँ आदरणीय, आप बताएं। जी, आज्ञा कीजिए सर। निवेदन था कि एक हमको एक सज्जन ने बिल्डिंग दान दिया हुआ है जी, और उसको अपन ने कार्यालय बनाया हुआ है। ठीक है, उसको हेड ऑफिस अपन ने बना लिया है। ठीक है। 1-1.5 साल हो गया बस। पूरा लिखा पढ़ी तो हो गया है, लेकिन अपन ने कहीं बताया नहीं है इसको। हाँ मतलब हाँ। लिखा है, अपन को डोनेट कर दिया है उन्होंने। तो वो आपके रजिस्टर। फिजिकल एसेट्स में बढ़ जाएगा सर, सिर्फ केवल जब आप ऑडिट अच्छा। करवाएंगे ना, तो आपके जी एसेट्स जी में वो बढ़ जाएगा। और सामने वाले व्यक्ति को आपने लेटर हेड पर एक एप्रिसिएशन लेटर या ऐसा कुछ भी आप उसको दे सकते हैं। जी जी। ठीक है सर, और ज्यादा हो तो सर मुझे डोनेट करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए। नवोदय थैंक फाउंडेशन। जी श्रीमान जी, बताइए। जी जी जी। जी, हमारे अभी जो काम चल रहे हैं शेतीधन फार्मर प्रोड्यूसर के नाम से जी, और नवोदय फाउंडेशन के हिसाब से, तो ओके, उसमें हम जेसीबी से ज्यादातर काम करते हैं एग्रीकल्चरल बंडिंग्स के लिए। ठीक है सर। तो उसमें भी शायद हमको यही देना चाहिए लेटर हेड पे। हाँ सर, अगर जी। आपके पास देखिए फिजिकल असिस्टमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट्स आपको कोई भी मिलते हैं किसी प्रकार के, तो उसके लिए आप उनके लेटर हेड पर दीजिएगा, क्योंकि वो चीज डोनेशन स्लिप के अंदर कभी नहीं आती है। राइट राइट राइट, परफेक्ट। ठीक है श्रीमान जी। जी। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, सादर नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर मेरा थोड़ा सा डाउट ये है कि सर इसमें तो सारी डोनर की डिटेल तो आ गई है, तो एड्रेस की क्या जरूरत नहीं होती है जब हम एटीजी सर देखिए, करते हैं? एटीजी जब हम 10 बीडी की फाइलिंग करते हैं ना, तो उस समय एड्रेस की जरूरत पड़ जाती है कई बार। जी, जी, लेकिन जी, 10 हमारे BD। पास, हाँ, हमारे पास मेन जो है केवाईसी हमारे पास आ चुकी है। पैन जहां हमारे पास उसका पैन और आधार नंबर है, मोबाइल नंबर हमारे पास आ ही गया है। ठीक है जी। अब क्या होता है सर कि हम सभी डोनर्स का डाटा 10 बीडी में नहीं चढ़ाते हैं। अब किसी ने हमें 500 रुपए डोनेशन दिया है, क्या आप उसको 10 बीडी में सबमिट करेंगे? नहीं। और वो सामने वाला व्यक्ति उस स्लिप को कभी यूज नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम 10 बीडी की फाइलिंग भी लिमिटेड ही करें। हम अपने लिए फॉर्मेलिटीज बढ़ा लेते हैं। कई बार हम उठा के 365 रुपए अगर किसी ने दिया ना, उसकी भी स्लिप बना के दे देते हैं और उसका भी जो है 10 बीडी में चढ़ाने की सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। जो व्यक्ति आपसे डोनेशन स्लिप मांगे उसको डोनेशन स्लिप दीजिए,
पहली चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति जी, आपसे डोनेशन स्लिप मांगे जी। उसको डोनेशन स्लिप दीजिए और उससे पूछिए कि क्या आप इसको जो है उसमें यूज करेंगे, यानी कि आपने उसमें टैक्स रिबेट के लिए यूज करेंगे। अगर वो व्यक्ति कहता है कि सर बिल्कुल मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, इसको टैक्स रिबेट के अंदर यूज करूंगा, तो आप चाहें अपने कलीग्स को इंस्ट्रक्शन दीजिए इसी डोनेशन स्लिप के पीछे, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके पीछे वो उनका एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता है भाई डोनर इसको यूज करेगा, उसने हमें पहले इंटीमेट कर दिया, तो हमें हमारे पहला फर्ज बनेगा कि हमें 10 बीडी में इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो स्लिप है ना, इसके पीछे उसका एड्रेस लिख दीजिए, छुट्टी। नहीं, हमारे पास मोबाइल नंबर है ही सही, हम उससे कभी भी कॉल करके मंगवा सकते हैं डाटा उसका। ठीक है शिवा जी? सर मेरा ये प्रश्न है कि क्या उसके बीडी में जरूरत पड़ती है फॉर्म भरते वक्त एड्रेस की? 10 बीडी फॉर्म में? जी जी, जब 10 बीडी सर, में हम चढ़ाते 10 हैं बीडी तो- नहीं, LBD जरूरत नहीं पड़ती सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बस यही ठीक है पूछना था दादा। सर। थैंक यू। ओके सर दादा। इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूंगा सर, अगर आपकी कीजिए 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 सर, कीजिए कीजिए हाँ। बिल्कुल कीजिए। हाँ, साथियों देखिए, बहुत से डोनर जो हैं वो आपको कैश देंगे, मगर सभी लोगों से अनुरोध है कि वो ना, आप लोग 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कैश नहीं ले सकते एज पर इनकम टैक्स। एज पर इनकम टैक्स रूल आप दो, आ रही है सर? जी सर, सुना है आवाज सर। आ रही जी है। हाँ हाँ, तो सर देखिए, जैसे मैंने अपने यहाँ संस्था में करा हुआ है, जो मेरे पास 3000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आएगा, मैं उस सबको रिसीट देता हूँ और उसको सब 10 बीडी में चढ़ा रहा हूँ। है सर, मैं ये अपना निजी वो है, क्योंकि डोनेशन कई बार क्या होता है कि भाई लोग स्लिप करते हैं, तो कोई भी अगर आपने 2000 रुपए से ज्यादा का कैश का वो कर दिया, तो सर वो आपकी रसीद, और बाई चांस उसने इनकम टैक्स में अपनी रिसीट फाइल कर दी, तो शायद सर आपके पास नोटिस आ जाएगा, क्योंकि आप 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते सर। ये अब इनकम टैक्स का रूल है। बिल्कुल सर। और सभी साथियों से अनुरोध है कि देखिए, 3 दिन पहले भी हमने यही कहा था, आप लोग जब जुड़ते हैं ना, तो आप इसमें पार्टिसिपेंट्स में अपना नाम लिखिए, अपनी संस्था का नाम लिखिए। अब इसमें जैसे कोई सबने मान लिया, कोई पार्टिसिपेंट जुड़ा, Vivo 2065 आ रहा है, सर कौन है वो साथी, अब हमें नाम का भी नहीं पता चलेगा, आप क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं महासन से? तो लोगों सब साथियों से अनुरोध है कि अपने नाम के, अपनी संस्था के नाम से इसमें जुड़े सर। धन्यवाद सर, यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। और सर ने जो जानकारी दी ऑलरेडी आपको बैंकिंग वाले दिन बताई जा चुकी थी, इसलिए मैंने इस बात को रिपीट नहीं किया था। बैंकिंग वाले दिन आपको बताया गया था कि कितना डोनेशन आप कैश में ले सकते हैं, कैसे आपको उस कैश को यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था अगर छोटे छोटे डोनेशन आपको मिलते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, आप कोशिश कीजिए अगले दिन उसको बैंक में सबमिट करवाना है आपको, और फिर उसको आप यूज़ कीजिए। तो ये जानकारी आपको ऑलरेडी दी जा चुकी थी, इसलिए आपसे कहा जाता है कि हर एक सेशन महत्वपूर्ण है। चलिए जी, शायद सर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा जैसे पंजाब में मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, जी तो हमने उसमें एक फाउंडेशन बना रखी है, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन। जी। तो जैसे सर एक दिन में हमारे पास लगभग 10 के करीब पेशेंट आ जाते हैं जो फ्री मेडिसिन लेके जाते हैं, जी तो उनका फिर डाटा कैसे रखें सर? सर, वो मेडिसिन लेके जाते हैं ना? जी 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 जी। सर देखिए, वो बेनिफिशरीज हैं आपके। याद रखिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए डोनर के डाटा के साथ साथ बेनिफिशरी का डाटा रखना भी जरूरी होता है। सही है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक एंट्री का कुछ ना कुछ बनवाइए। जी जैसे हम गेट एंट्री रखते हैं ना, जी जी। ठीक है, वैसे ही एंट्री का कोई ना कोई हिसाब जरूर रखिए सर अपने पास। सही है जी। वो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आप यहाँ पर खर्चा तो दिखा देंगे, बेनिफिशरी कहां से लेके आएंगे सर फिर? सही है सही है सही। तो बेनिफिशरी का डाटा हमेशा रखना है, कलेक्ट करना है। और फोटो जी बहुत जरूरी हो जाता है सर। सही है। सामने वाला कोई व्यक्ति कई बार जो है, मान लीजिए बेनिफिशरी डाटा हमने किसी कंपनी को प्रोवाइड कर दिया, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने किसी कंपनी को बेनिफिशरी डाटा प्रोवाइड कर दिया और सामने वाले व्यक्ति से जब कंपनी ने कॉल करके पूछा तो उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। उस समय कंपनी का मेरे पास फोन आया, बोले सर आप फर्जी डाटा यूज कर रहे हैं। मैं सर फर्जी डाटा नहीं है। बोले सर आपके एक डोनर का आपने डाटा दे रखा, उसने साफ मना कर दिया, वो आपको जानता ही नहीं है। मैं कि जी कोई दिक्कत नहीं, उससे कहिए कि उसकी एक फोटो भेज दे। बोले सर फोटो की जरूरत नहीं, उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रखी है। वो तो शुक्र है उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे उसकी फोटो थी, और मेरे पास जो फोटो थी उस समय उसकी बेनिफिशरी की हेल्प करते हुए वो मेरे पास अवेलेबल थी। मैं सर यही व्यक्ति है, दूसरा है।
सही तो कई बार बहुत बड़े वाले निकम्मे मिल जाते हैं सर, सही 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 सर, हेल्प भी ले लेते हैं संस्था से, लेकिन संस्था को कहीं पूछते नहीं हो बाद में। सही बात है, ऐसे ही। तो ऐसे में आपके पास डाटा होना और उसकी फोटोग्राफ्स होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। ओके श्रीमान जी, आई थिंक सो हम सभी प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं और समय भी अब अधिक हो चुका है। कल मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई जानकारी के साथ, और कल की जो हमारी जानकारी रहेगी वो कोशिश करेंगे हम आपके लेटर हेड फॉर्मेट की तरफ, कि आपका लेटर हेड कैसा होना चाहिए और आईडी कार्ड जो आप अपने डिजाइन करते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो लेटर हेड और आईडी कार्ड डिजाइन से संबंधित हमारा जो है कल का सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और अब एक लास्ट प्रश्न हमारे सामने एक है, ले लेते हैं उनको भी। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, बीएपीसी फाउंडेशन। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर जैसे जो हमारा जो रिसिप्ट है इस पे यदि कोई इनकम टैक्स में रिवर्ट चाहता है तो मिनिमम कितना डोनेशन होना चाहिए उनका? मिनिमम कितना डोनेशन होना चाहिए? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती सर। अगर मैंने आपको 10 रुपए की स्लिप कटवा रखी है आपसे और मैं अगर उस 10 रुपए को भी यूज करूं तो मुझे 5 रुपए की टैक्स की छूट मिल जाएगी जी। तो जैसे इसकी डोनर कोई मांगता लिमिट है तो उनको हाँ देखिए, जो व्यक्ति, देखिए क्या होता है मोस्टली 100-500 रुपए वाली पर्चियां जो होती हैं, 1000-2000 रुपए तक की जो पर्चियां होती है वो व्यक्ति यूज नहीं करता। हाँ मानता हूं 1000 रुपए का डोनेशन अगर किसी ने दे रखा है तो बिल्कुल यूज कर लेगा, ठीक है जी। 1000 से ऊपर के डोनेशन की जो स्लिप होती है ना वो मोस्टली लोग यूज कर लेते हैं। तो आपका फर्ज है, आप सामने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आर यू टैक्स पेयर, और आप उसको बताइए कि हमारा ये डोनेशन जो है आपके टैक्स में छूट दिलवाएगा आपको, क्या आप इसको आगे यूज करेंगे। अगर वो आपको हाँ करता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा काम है, हमने अपनी पॉलिसी सही बना रखी है, ठीक है, हमारी डोनेशन स्लिप जेन्युइन है, हमें अपना डाटा उठाकर जो है 10BD पे डाल देना है, अगला यूज करे चाहे ना करे। यस बात समझ गया दादा? थैंक यू सर, सॉल्व हो गया। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि इसे कैसे तैयार करना है। धन्यवाद। वो आज हो गया पूरा। आप सभी लोगों के साथ हमारे जो है सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए गए हैं। याद रखिएगा सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का जुड़ा होना, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन जानकारियों को आप बराबर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और अब आने वाले समय में आपको 2 क्लासेस और दी जाएंगी। मैंने एक क्लासेस आपको कल की बता दी है, आईडी कार्ड डिजाइन और लेटर हेड फॉर्मेट हम कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में आपको कल बताया जाएगा, यानी कि 27 तारीख को। 28 तारीख को हम अपना सेशन रखेंगे वॉलेंटियर कैंपेनिंग का, कि वॉलेंटियर कैंपेनिंग कैसे की जाती है। 29 तारीख को आपको सिखाया जाएगा कि लेटर ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि एक लेटर आपको ड्राफ्ट करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिसको आप रिसेंटली यूज कर सकते हैं, यानी कि इसी समय आपका वो लेटर यूज में आ जाएगा। जैसे हम बैंकों से अगर हम पीसीज डोनेशन के लिए देना चाहें, हम अपने जो है प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे हम किसी प्रकार की हेल्प लेना चाहें, तो इस प्रकार का हम लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो आपको जो है 29 तारीख को सिखाया जाना है। और उसके बाद रहा, जैसे बैंक को लेटर देना है हमें या कंपनी को लेटर देना है हमें किसी भी चीज़ के एसेट सपोर्ट के लिए, एसेट सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। कई बार हम अपने यहाँ पर नगर पालिका को या हम भूमि आवंटन विभाग को लिखते हैं कि भी हमें जगह दे दी जाए, तो वो लेटर कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं वो आपको 29 तारीख को सिखाया जाएगा। और 30 तारीख यानी कि जो हमारा लास्ट दिन रहेगा, उस दिन आपको इस केसबुक सीरीज का लास्ट दिन रहेगा 30 तारीख, मैंने आपको पहले ही बताया था। 30 तारीख को हमारे पास जो टॉपिक है वो रहेगा एनजीओ का प्रोफाइल, एनजीओ का शॉर्ट प्रोफाइल कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है अब आने वाले 3 दिनों में सिखाई जाएंगी। और उसके बाद केसबुक की ये जो सीरीज़ है हमारी फ्री सीरीज़, इसको बंद कर दिया जाएगा। ये हमारा आपके साथ की जो जर्नी थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी मेहनत से आगे जो है बढ़ना है और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जो है चलना है। आपके साथ सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपके साथ जो है मेंशन कर दिया गया है। सही आपका प्रश्न है असेस रजिस्टर कैसे मेंटेन करें। सर इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। 1 तारीख से लगातार सीरीज दी जा रही है और उसमें ये हम चैप्टर ले चुके हैं ऑलरेडी कि एसेट्स रजिस्टर कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है इस सीरीज के अंदर, तो उसको आप जो है पीछे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। शायद वो टॉपिक मिलेगा आपको, मैं आपको वैसे कंफर्म कर देता हूँ।
ये आपको टॉपिक मिलेगा कार्रवाई रजिस्टर 7 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी और 10 जनवरी के आसपास, 7 से 9 के बीच में आपको ये जो है वीडियो मिल जाएगी पर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे नए टॉपिक्स के साथ। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। सर सबको ये तो बता दीजिए लाइन बंद हो चुकी है वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन के लिए, और कोई अब रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो जैसे कल बताया गया था 3,500 रुपए। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन बंद नहीं है सर, वो तत्काल शीटों के लिए रजिस्ट्रेशन सेम लिंक पर हो रहा है सर। सर वही बता रहा हूँ ना, 3,500 रुपए सेम लिंक पर हो रहा है सर, लेकिन वहां पर अभी ना पोर्टल ने जो उठाया था वो 2,999 उठाया हुआ है सर। अच्छा 2,999 उठाया हुआ है जी, 2,999 उठा रहा है। उस लिंक पर कोई भी क्लिक करेगा वहां पर 2,999 उठा रहा है सर ऑलरेडी वो। ओके हाँ बताया दिया गया था जी। ठीक है, ठीक सर, ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी संस्थाएं 11 और 12 तारीख के वर्कशॉप में आना चाहती हैं, अब लेट होने के बावजूद आपको जो है वीआईपी सीट्स दी जा रही हैं। वीआईपी सीट का मतलब सिर्फ सीट महंगी है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है उसमें, सेम सुविधाएं हैं। ठीक है जी, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे मिल रही थी वो सभी सुविधाएं आपको जो है वीआईपी कल्चर में मिल रही हैं। 3,000 रुपये की सीट हो चुकी है और आप उसको चाहें तो अभी भी बुक कर सकते हैं। 11 और 12 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप में आपको जो है भोजन और आवासीय व्यवस्था जो है ऑर्गेनाइजर की तरफ से ही जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर अब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो सेशन जो है हमारा विशेष रूप से जो है आपको बताया गया था कि डिजिटल मार्केटिंग या फंडिंग्स के ऊपर रिलेटेड रहेगा, तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आने वाले समय में आपको एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 21,000 रुपये एक्सपेंड करके 21,000 रुपये खर्च करके आप सीख पाएंगे। उस जानकारी को आप इस 2 दिन की वर्कशॉप में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें और अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। रजिस्ट्रेशन लाइन यानी कि अब जो वीआईपी रजिस्ट्रेशन लाइन्स हैं वो 5 तारीख तक खुली रहेंगी। 5 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन लाइन को पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी सीट आवंटित नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट सर। राइट सर, गुड नाइट। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं एक चीज ये कह रहा था कि जो आप वीडियो बनाते हैं ना। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी जी सर, बोलिए बोलिए। मैं बोला था जो आप वीडियो बनाते हो, मैं क्या चाह रहा था कि इसको एक साइड बनाकर अपन डाल देते हैं जिससे कि लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। क्या बना के डाल दें सर? जो आप वीडियो बनाते हो ना यूट्यूब पे, ठीक है, उसको मैं कह रहा था कि साइड बना करके अपन डाल देते हैं जिससे लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। फ्री में साइट बनाकर? हाँ साइड में बना दूंगा। बाहर है तबियत नहीं सर, ऑलरेडी जैसे वीडियोस है ना वो यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं सभी। नहीं, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। मैं क्या सोच रहा था कि एक एनजीओ का अपना वेबसाइट बना देता हूँ, मैं कंप्लीट कर देता हूँ और उसमें जो है आपके जितने भी वीडियो है सारी वीडियो उसी पे अपलोड कर देते हैं। खुलेगा यूट्यूब पे भी आपके खुल जाएगा, साइड पे भी खुल जाया करेगा। यदि आपकी इजाजत होगी तो कर लेंगे। नहीं बिल्कुल सर, इसके लिए मुझे एक बार आप पर्सनली सर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मुझे एक बार अपने मेरे नंबर पे सर आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, फिर मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैं समृद्ध ग्रामीण योजना से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारी अभी समृद्ध ग्रामीण योजना में हम लोग भी मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ ऑलरेडी, और समृद्ध किसान योजना भी अभी मैं चालू किया हूँ जिसमें किसानों को हेल्प करने के लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग वगैरह सिस्टम चालू किया है। जी बिल्कुल, कोई नहीं सर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। मुझे आप व्हाट्सएप डाल दीजिएगा तो मैं आपसे पर्सनली इस विषय पर बात कर लूँगा। मैं क्या आपके और भी जो भी आते हैं वीडियो तो मैं बराबर देखता हूँ लेकिन मीटिंग में मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि समृद्ध किसान योजना जो अभी हम चालू कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, गुड नाइट।